चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। एक ही टॉपिक है, छोटा लेक्चर है, 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा सर। ठीक है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, बाकी सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली थी। ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, क्रॉस पढ़ना था। सही बोला हैक ने, जो है रिमाइंड कराया कि हम लोग ने डॉट पढ़ लिया है। सही, स्केलर डॉट पढ़ लिया था, वेक्टर डॉट पढ़ना था। तो हम लोग को पढ़ना है पहले तो ये कुछ रूल लिखा हुआ है यार। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए होता है। ठीक है, और ये है आपका टॉपिक। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए, तो एक चीज हम लोगों ने सीख ली थी कि आपका जो वेक्टर होता है वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें आपका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसमें हम अलजेब्रा के लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को एक अलग लॉ पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं वेक्टर लॉ, है ना। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा ये पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा का मतलब क्या होता है भाई? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा कि वेक्टर एक यूनिक क्वांटिटी है तो इसको हम नॉर्मली डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को दो अलग अलग टाइप के लॉस पढ़ने पड़े। पहला था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या फिर स्केलर, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो दूसरा लॉ है, यहाँ पर जो आंसर आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब हमने दो को मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया इस बार, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं कोई एक वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी। तो पिछली बार जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था तो क्या किया था? हम लोग ने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ए वेक्टर फिर बीच में एक डॉट लगाते थे, इसीलिए उसका नाम भी डॉट डॉट कहते हैं। और फिर आंसर ऐसा कुछ आता था, ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। और हम कहते थे ये थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है और यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। अब हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सिंबल देखो, इस बार क्या आ गया? क्रॉस। ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? ए बी साइन थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन ऑफ थीटा मतलब थीटा कौन सा? अगेन ए एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक n यूनिट वेक्टर भी आ जाता है। ये क्या है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आपका बन गया वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, जो अभी आपके सामने स्लाइड आ गई थी स्टार्टिंग में, उसमें इसी चीज को हम बता रहे थे कि रिजल्टेंट जो आएगा, मतलब जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट। अगर आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं पता है, फिजिक्स में जब वर्ड्स यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, तो यही पूछ रहा है कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और लॉ कौन सा यूज किया? वेक्टर। अब आपको वहां पर नहीं बताएगा, वहां क्रॉस अगर लगाया सिंबल तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। बड़ा ही स्पेसिफिक है ये। यहाँ पे जो सिंबॉलिक है वो बड़ा ही स्पेसिफिक है। ये क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग हो गया। तो आंसर क्या आना है? वेक्टर आना है। और इस बार जो रिजल्टेंट आएगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के डायरेक्शन में नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ना ए वेक्टर के अलावा होगा ना बी वेक्टर के अलावा होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर ये स्क्रीन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से बोल रहा हूं, अगर ये एक स्क्रीन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है तो जो इन दोनों वेक्टर का आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्टेंट क्या होगा? इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर। तो इसके दो फेजेस हो रहे हैं, दो फेस हो रहे हैं। फेस मतलब चेहरा, है ना। दो सरफेस बन रहा है ना, देखो, एक आपका आउटवर्ड और एक इनवर्ड, दोनों तो परपेंडिकुलर है ना। जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, अब ये हाथ है, मैंने इसे मान लो कि इसके अंदर से ये छेद करके चला गया, है ना। तो ये पेन को देखेंगे तो इधर से देखेगा वो कहेगा 90 डिग्री पे, और इधर से पीछे से देखेगा वो भी तो कहेगा 90 पे, है ना। तो मतलब बोथ साइड पे वो 90 डिग्री पर है कि नहीं है? है ना। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट कैन बी बोथ साइड, किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक लॉ है। मतलब इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा उसके लिए भी एक रूल है। वो रूल हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया। ऊपर ऊपर से पढ़ देते हैं आपके लिए। टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम।
क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो और साथ साथ में साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन देम होना चाहिए। तो ए बी साइन थीटा आ गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिजल्टेंट होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के। समझ में आ गया? प्लेन मतलब जिसमें वो दोनों लाई कर रहे थे। कंटेनिंग बोथ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ये दो रूल होते हैं आपके, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। स्क्रू तो जानते हो ना, पेच कभी तो कसा होगा ना कहीं पे, या किसी को कसते हुए देखा होगा, है ना? देखना, बस उसके टाइटनिंग से हम लोग जान जाएंगे कि रिजल्टेंट किधर होगा। ये इसमें मैंने आपको हिंट दिया, अभी मैं बताऊंगा क्लियरली कैसे होता है। और दूसरे में आपने थंब, इस थंब से जान जाओगे कि डायरेक्शन क्या होगी, और ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, आपका जो कर्ल है इसको कर्ल कहते हैं, जो आपका ये फिंगर से कर्ल कहते हैं, इसे कर्ल जो कर रहे हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। अभी मैंने यहाँ पर एंगल जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि एंगल डिफाइन करने के तुरंत बाद आपको मुझे बताना पड़ेगा ये रूल कैसे लगेगा। ठीक है, तो अभी आप बिना डायरेक्शन के मैं बोल देता हूं इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया तो आप ये नहीं कह सकते हो सर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल या फिर क्लॉकवाइज एंगल, आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने बताई मुझे उसके लिए एरो बनाना पड़ेगा ना। बस वो एरो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से डिफाइन होगा कि आपका रिजल्टेंट किधर होगा। ठीक है, तो अभी हम उस पे रहते हैं। तो यहां पर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको रीड भी ऐसे करना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर रिजल्टेंट को हमने सी वेक्टर से डिफाइन किया, देन दिस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया? याद हो गया? बस इसको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक, सीधे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब आते हैं डायरेक्शन कैसे निकलेगा सर। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला कौन सा है? थंब रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेस वेक्टर कौन सा है? बेस वेक्टर क्या कहते हैं? हम लोग ने पढ़ा था, डॉट पर पढ़ा था बड़े अच्छे से, रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ पढ़ा, फिर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, फिर पॉलीगन भी पढ़ा। हर बार बेस वेक्टर मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला आपका वेक्टर होगा वही बेस वेक्टर होता है और वहीं से आपका एंगल बनेगा। तो मतलब यहीं से डायरेक्शन डिसाइड होगी कि एरो किधर की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पर बड़ा ही अच्छा कॉन्फ्लिक्ट, तुरंत आप मुझसे यहां पर फाइट कर सकते थे कि सर मेरा मन, आपने बेस वेक्टर बोला, मेरे को ये नहीं बोला किधर को जाना है। आप कह सकते हो कि सर मैं ऐसे एंगल बनाऊंगा, ये भी तो बन सकता है। तो यहीं पर एक क्लॉज है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल है फ्रॉम बेस वेक्टर टुवर्ड्स बी वेक्टर या फिर जो भी सेकंड वेक्टर होगा वही एंगल आप ले सकते हो। तो अगर इस केस में देखें तब ऑटोमेटिकली मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जो कि करंटली यहां पर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। अब इससे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये क्लॉकवाइज एंगल है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। इधर अभी भी समझ में नहीं आता है तो कुछ करना ही नहीं है, राइट हैंड पकड़ना है। ठीक है, बेस वेक्टर से स्टार्ट करना है। तो मेरा बेस वेक्टर ये है, ठीक है, बेस वेक्टर ये, और मैं इसको क्लोज करूंगा, क्लोजिंग द एंगल। किसकी तरफ जाना है? बी की तरफ। ऑटोमेटिक मैं थंब ऊपर आएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका कभी भी आंसर गलत आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ट्राई कर लो, किसी भी तरीके से ट्राई कर लो, हमेशा थंब ऊपर ही आएगा। ठीक, अभी देखो थंब नीचे कब जाएगा? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, जब मैं क्या कर दूं, बेस वेक्टर बदल दूं। बेस वेक्टर अगर मेरा बी हो गया, ध्यान से देखना, तो यहां पर सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट हमेशा अपवर्ड ही होगा। अब मैं इसको वापस से सी वेक्टर नहीं लिख सकता, पता है आपको? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंज्ड। मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड। तो मैंने ही आपको सिखाया है कि दो वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड having different directions cannot be equal vectors। कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां मैं सी वेक्टर नहीं लिखूंगा, फिर मुझे नया रिजल्टेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और मैं लिखूंगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? फिर से ए बी साइन थीटा, लेकिन इस बार यूनिट वेक्टर बदल जाएगा बिकॉज अब जो यूनिट वेक्टर है, अगर अपवर्ड में प्लस एन यूनिट वेक्टर है तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस एन यूनिट वेक्टर होगा। तो बस वही चीज करनी। देखो क्यों? क्योंकि एरो, देखो एरो बदल गया, एरो बदल गया। अब मुझे एरो को फॉलो करना है,
थंब ऑटोमेटिक प्लेस होगा, मैं कर्ल को बस एरो पे ही ध्यान दूंगा, मुझे एंगल बनाना है। अब मेरे को बी से स्टार्ट करना और बी से ऑटोमेटिक थंब कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो कभी भी ये दोनों वेक्टर आपके नहीं हो सकते। यहाँ सी क्रॉस डी लग रहा है ना, इसको मिटा देते हैं। तो डी वेक्टर और सी वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया? मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मैंने आपको यहीं पर सिखा दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। अगर हो गया, देखो ये भी बहुत आसान है। स्क्रू, अब ये टाइटनिंग ऑफ स्क्रू से ही देखना है बस, ठीक है। जिस तरफ आपका स्क्रू मूव करेगा वही होगा रिजल्टेंट। क्या बोल रहे हैं? जब टाइटनिंग कर रहे हैं, जब टाइट करते हैं, जिस भी सरफेस पे हम टाइट करते हैं स्क्रू को, उसी सरफेस के अंदर जाता है ना वो। तो वो जो टाइटनिंग ऑफ द स्क्रू, जिस तरह वो मूव कर रहा है आपका स्क्रू, वही होता है आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर लूज हो रहा है तो जिस तरह अगेन मूव कर रहा है स्क्रू, तो बाहर का मूव कर रहा है, तो क्या होगा, आपका डाउनवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली सरफेस पे कर रहे हैं। जैसे ये सरफेस है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूं, तो अगर मैं, देखो एक चीज बताओ मुझे, क्लॉकवाइज में टाइटनिंग होती है, एंटी क्लॉकवाइज में होती है? टाइटनिंग ऑफ स्क्रू कभी भी देखा नहीं? एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज में टाइटनिंग होती है, एंटी क्लॉकवाइज में लूजनिंग होती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जब भी हो रहा है, एक तरीका है देखने का, चुपचाप बता दे, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है, ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, गलत है ये, तुम गलत देख रहे हो, वो नीचे से है, आप देख के जैसे रहे हो, घड़ी ऐसे रखी है, आप ऐसे पहले ऊपर से देखते हो तो आपको लगता है ऐसे से घूमना चाहिए, है ना, और तुम इस हिसाब से कहते हो कि ये गलत है, जबकि तुम गलत देख रहे हो। तुम स्क्रू के आपका जो टिप होगा उससे देखोगे ना, जहां पर वो आपका स्क्रू ड्राइवर लगेगा, जहां वो निशान बना होता है, कट लगा होता है, जहां पर वो फिट होता है, ठीक है, आप वो देखोगे, आप शार्प पॉइंट नहीं देखोगे कभी भी। तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। अब इमेजिन करो, पूरी घड़ी को ऐसे उल्टा कर लो, अब देखो घड़ी कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है ना, ये देखो क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्लॉकवाइज है, ये भी सीख लो अगर ये नहीं आता है। देखो मैं आपके लिए बना रहा हूं, एक पेपर चाहिए, ब्लैंक पेपर है क्या किसी के पास? जल्दी से दो तो जल्दी से दिखा दे, नहीं तो फिर मैं यहीं पे कुछ बना देता हूं। चलो देखो, कोशिश करते हैं। ठीक है, आप कहते हो ये वाला जो रोटेशन होगा सर, यही तो क्लॉकवाइज होता है ना। ठीक, अभी सामने बना हुआ है, अभी ऐसे कर दो, ऊपर करोगे, अपने हाथ पे बना लो पेन से, तो देखो ऐसे हो जाएगा। अपने हाथ को नीचे कर लो और फिर से उसको देखो, तो तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अपने हाथ पे एक घड़ी बना लो और हाथ को अलग अलग एंगल से देख लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इतना नहीं जाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, हम बिना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के भी आंसर निकाल सकते हैं। और देखो मैं वैसे बता दे रहा हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। ये तुम्हारा स्क्रू है, ठीक है, मैं जब भी टाइट करूंगा तो ऐसे ही टाइट करूंगा, तभी अंदर की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंगल ए बेस वेक्टर से इधर जा रहा था, तो टाइटनिंग होगी तो किधर की तरफ मूव करेगा, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, काम खत्म, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर मेरे को यही बेस वेक्टर बदल दूंगा तो अब ये टाइट होने की बजाय लूज होने लगेगा, क्योंकि मैं उल्टा घुमा रहा हूँ इसको, है ना, तो इसका रिजल्टेंट कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझ में आया? ये भी एक तरीका होता है, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो एग्जाम्पल नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। टॉर्क तो जानते ही हैं आप लोग, टॉर्क क्या होता है? जिसकी मदद से सर्कुलर मोशन होता है। टॉर्क नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, अभी चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो टॉर्क बता देंगे, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सब आपको जो है सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। अब ये मत कहना कि वेलोसिटी नहीं पता, चलो ठीक है, नहीं पता है मान के चलते हैं हम। ये होता है ओमेगा, जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है आपका रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो गया एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू क्रॉस माफ करना आर्क। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, और ये आपका है आर क्रॉस पी। पी क्या होता है? मोमेंटम होता है, ये एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो पता होगा, अब ये मत कहना कि ये नहीं पता। बताइए भाई, ये पता है कि नहीं पता है? P इज इक्वल टू mv, ये भी नहीं पता? ये तो जूनियर क्लास की चीज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हाँ, सौम्य, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पता?
क्या सर हम ये जितना होता फोर्स है। लगाते हैं किसी मतलब जब भी हम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp अपॉन dt होता है बेटा। क्या कर रही हो तुम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको ही डिराइव करते हैं तो ये हो जाएगा mv अपॉन t। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फोर्स को, मैंने डेरिवेशन कर दिया आपके लिए। फिर m बाहर आ जाएगा, dv बाई dt क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। तो यहां से बन जाएगा f इक्वल टू, पढ़ रहे हो यार, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे सब, कोई बात नहीं, हम सब सिखा देंगे। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, जब रिवोल्यूशन पढ़ाएंगे, सब कुछ बेसिक से पढ़ा देंगे। अभी वेक्टर चल रहा है, वेक्टर की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही करके लिख लो, ठीक। इन सब का डेरिवेशन में जब चैप्टर आएगा, जो चैप्टर का फॉर्मूला उस चैप्टर में वो चीज बता देंगे। ये सारे डिराइव करके दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर r क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑलरेडी लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर है fp, और आपका यहाँ पर ओमेगा लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा माफ करना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये अल्फा, ये क्या है? फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एग्जांपल्स नोट कर लो बस, बाकी जब चैप्टर आएंगे तो मैं आपको वापस से सिखा दूंगा। चलें आगे, चलिए यहाँ देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना चाहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब फिर से डेरिवेशन वाली बात हो गई कि जैसे हमने उसमें किया था। तो इसको देखिए क्या लगता है, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी व्हिच आर रिस्पेक्टिवली ओपी एंड ओक्यू। हमने दो वेक्टर ले लिए, एक ओपी और एक ओक्यू ले लिया, ठीक। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम पैरेललोग्राम ओपी, हम क्यों कर रहे हैं? रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं हम। इनसे क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना है? पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लिया, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? जरा आगे का मुझे ये समझाना, ये हो क्या रहा है, अगर दिक्कत नहीं है तो। ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है, जस्ट इसको रीड करो, ट्राई करो, जो भी मैंने सिखाया अभी तक उस चीज को उठा के इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, बस इतना करो, इससे ज्यादा कुछ मत करना, ठीक है। ट्राई करो, नहीं कर पाओगे तो मैं सारा करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो। चलिए आगे बढ़ते, देखिए। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम बना दिया, तो हमने P और Q को ज्वाइन कर दिया। P कहाँ है? ये, इससे क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं होती हैं और जो अपोजिट भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। और आपकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, सिर्फ अपोजिट होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है, बस यही प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अगर हम डायगोनल कट करेंगे बीच में तो दो इक्वल हमें मिल जाएंगे, अगर यूनिफॉर्म पैरेललोग्राम है तो दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल मिल जाएंगे, है ना। और चारों एंगल का सम 360 होता है, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ी थी वो मैंने वापस से बता दी, ठीक है, ताकि जब मैं पूछूं तो आप बस ऐसे मुंडी ला देना कि मुझे आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये एनक्यू वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। एनक्यू वाली प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी जरूरी है? क्योंकि बड़ी कठिन है ना। यहाँ से हमने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना। Q से हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो जहां पे गिरेगा भैया वहां 90 बन जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो थीटा के सामने वाली साइड को मैंने सिखाया था, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, थीटा के साथ लगी हुई वाली साइड होती है बेस, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस कहते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? OQ, OQ है ना। तो इसका मतलब है कि NQ, अगर मैं लिखूं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा विल बी इक्वल टू NQ अपॉन OQ, या फिर NQ को लिख सकता हूं OQ इंटू साइन, ठीक है। ठीक, यहां तक तो कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज इसके जैसे ही इंप्लीमेंट करते समझ में आ गया कि सर इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो तो NQ ही होती है ना। और यहाँ पर OP लिखा हुआ है, तो अच्छा, अगर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तो किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी हाइट, ये इसकी हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है? इसका बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे को बेस मिल गया और हाइट मिल गया,
है ना, 1/2 नहीं है लेकिन यहाँ पर अभी, ठीक। तो यहाँ पर अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो यहाँ पर हाफ कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से हाफ क्यों हट गया, देखना ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सिखा दिया, पैरेललोग्राम को 20 से कट करोगे मतलब उसका डायगोनल आधा कट कर दिया, है ना, तो मतलब जितना क्षेत्रफल इधर उतना ही उधर, जितना एरिया इधर उतना एरिया उधर। अब ट्रायंगल लॉ से देखें तो हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो अपने को ये पहले वाले कौन सा ट्रायंगल का बताओ, इसको मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ट्रायंगल ओ क्यू, और मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ QPR, या फिर जो भी आप चाहे नेमिंग कर लें, है ना, कर सकते हैं, मतलब क्लियर है कि ये वाला ऐड करेंगे तो अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ जरा, 1/2 बेस इनटू हाइट को 2 बार ऐड करें या फिर 2 से गुणा कर दें, गलती कर रहा हूं कुछ मैं, तो मालिक ये कट जाएगा, मतलब बेस इनटू हाइट है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा यही तो लिखा हुआ है, ओ अच्छा समझ में आ गया है, यही तो लिखा हुआ है, बस थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, गलती हो गई उसमें, चलो फिर समझ गए, मतलब तेज हो काफी, तो वो चीज वापस से यहाँ पर लिखी है, ठीक, लेकिन इस बार खेल कर दिया, इस बार वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, है ना, गलती हो गई कुछ, सही है कि नहीं, पक्का बताओ तब मानेंगे, मैं कह रहा हूं अभी इसमें खेल है, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वो झटके से पूछेंगे जब तो। चला NQ बता क्या लिखा हुआ, OQ sin थीटा, है ना, OQ क्या है B वेक्टर, तो B sin थीटा लिखा हुआ है, और उसके पहले क्या लिखा हुआ OP, OP क्या है A वेक्टर, अरे सर ये AB sin थीटा लिखा हुआ है, तो AB sin थीटा को अपन लिख सकते हैं A वेक्टर इनटू B वेक्टर, हां A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये कोई इनटू नहीं चल रहा है भैया, काहे बेइज्जती कर रहा हो वेक्टर की, ठीक है, क्लियर हुआ, ये है देखो वेक्टर के फॉर्म में यही रिलेशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ रहे हो कि ज्योमेट्री में कैसे हमने वेक्टर को यहाँ पर इंसर्ट किया प्रॉपर्टी से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो A क्रॉस B, तो टोटल निकालेंगे तो A क्रॉस B कर लो ना, सीधे आंसर ही आ गया, फिर 2 बार ऐड करोगे 2 कट जाएगा, बचेगा क्या A क्रॉस B, तो इसका मतलब है अगर एरिया निकालना है तो अपने को क्या करना है सर, सीधे मतलब जो अपन कर रहे थे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उससे जो मिलता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, फिर अगर हमें एरिया निकालना है, इफ A and B are two adjacent sides of a triangle, तो ऐसा ही केस था अभी पहले, हाँ, अच्छा एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, अच्छा यहां पर संस्कृति बैठी है, तुम्हारे एडजेसेंट कौन बैठा हुआ है और डायगोनली कौन बैठा हुआ है, कुछ बुद्धि लगाओ, मतलब पड़ोसी वाला एडजेसेंट होता है भाई, ये समझ लो, इससे अलग जरा नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत होगी, तो उसका एरिया अभी हमने प्रूफ किया था, कैसे प्रूफ किया था, ये वाला देखो अभी प्रूफ किया ना हम लोगों ने, यहाँ पर पीछे आजा भाई, ये प्रूफ किया था, ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में तो हम लोग ने A वेक्टर और B वेक्टर यूज किया था, हाफ A क्रॉस B आया था, है ना, तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो उसका एरिया डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं अगर A और B क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल है तो, ठीक, अगर A एंड B टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के केस में भी अब एरिया क्या आ जाएगा A क्रॉस B, ये भी प्रूफ किया, कैसे, इस केस को वापस से देख लो ना, यहाँ देखो A और B क्या है, एडजेसेंट ही तो है, अब पैरेललोग्राम की बात हो रही है, हमने प्रूफ करके यहाँ पे निकाला है A क्रॉस B, फिर A एंड B डायगोनल्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया, अब खेल हो गया, डायगोनल है ये, डायगोनल कैसे बनेगा, एक ये हो गया और एक, अरे ये तो वाइट जो टू आर दिख ही नहीं रहा, उनके कहां से आ गया, है ना, ये हो गए A और B, उस केस में हाफ A क्रॉस B होगा, ठीक है, चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट, टॉर्क निकालना इतना चीटिंग वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया कि भाई ये करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ चीज सिखानी पड़ेगी हमको, पता है आपको, I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0 होता है,
अब I क्रॉस J क्या होगा? क्या? अच्छा ठीक कैसे होता है? क्योंकि अभी पढ़ा था वेक्टर लॉ, पता नहीं क्या पढ़ा तुमने, लेकिन इसमें है ना दो वेक्टर का जब हम लोग ने प्रोडक्ट किया था तो मैग्नीट्यूड इसमें 1 है, 1 into 1 कर दिया, डायरेक्शन तो आएगी ना, और रिजल्टेंट क्या था? परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा ना, तो I पॉजिटिव x एक्सिस, J पॉजिटिव y एक्सिस, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर को जाएगा? अपना थंब रूल लगाना, पॉजिटिव z एक्सिस, तो k कैप आ गया। इतना तो सिंपल है, k कैप लिखा हुआ था, वहां मैग्नीट्यूड 1 ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं J क्रॉस K विल बी इक्वल टू I कैप, फिर K क्रॉस I विल बी ठीक है, ये हो गया। जो पढ़ेगा उसको तो बढ़िया से प्रॉपर्टीज याद होगी, जिसको नहीं है अभी तो खुद ही कर सकते हो। अगर मैं जो पलट दूं, अगर मैंने कह दिया J क्रॉस I करना है तो आंसर क्या आएगा? अभी इसके पहले मैंने A क्रॉस B और B क्रॉस A करके बड़े अच्छे से सिखाया था, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मतलब आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी लिखे हैं उसके बगल में इसको लिख लो, K क्रॉस J विल बी इक्वल टू माइनस I कैप, एंड यहाँ पर लास्ट में क्या है? I क्रॉस K विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ये सब प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी कर ही लेते हैं फिर। यहाँ है आपका, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तुमने माइनस, चलिए अच्छे से निकाला है, सही निकाल दिया, उल्टा कर लिया था तुम लोग ने, R क्रॉस F कर लिया था, सही किया वैसे, गुड। R क्रॉस F, क्योंकि F क्रॉस R करते हैं 90 लोग, 90% ऐसे ही हैं, सीधे बस है ना, जो सामने है उठाओ और पुट कर दो, तो वही गलती हो जाती है, वो प्लस 38 के बोल देते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है देखो, पहले वैसे लिख लो सारी चीजें। अच्छा I वाले को लिखना ही नहीं है, अपने को सीधे I और J को देखना है, मतलब यहाँ पर एरो में ऐसे बनाऊंगा, अरे बाप रे इतना सुंदर बनाया है ना, बहुत सुंदर, ये ठीक है, क्योंकि पहले कौन सा वेक्टर है? R, है ना, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5I माइनस 3J, फिर यहाँ लिखूंगा क्रॉस, तो क्या लिखूंगा? 4I माइनस 10J कैप, ये J कैप है, ठीक है। राइटिंग समझना है तो पूछ लेना, इससे समझ में तो आ ही रहा है, बोल तो रही है ना J। अब I को I से करना टाइम वेस्ट है, क्योंकि वहां लिखा है 0 आना है, सीधे I को उठा के किससे करेंगे? J से, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, वही बताओ, माइनस 50, और I क्रॉस J, देखो इसमें क्या आ रहा है आंसर, I क्रॉस J में क्या आ रहा था? I क्रॉस J प्लस का K, तो ये आ जाएगा माइनस 50K, ठीक। फिर माइनस 3J 4I से करेंगे, लेकिन इससे तो करना ही नहीं, एक ही बार करना, माइनस 3 इंटू प्लस 4 12, माइनस 12, ठीक है, माइनस 12, और J क्रॉस I क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है सामने, माइनस ऑफ K, तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ K, क्या आ जाएगा? माइनस 50K कैप प्लस 12, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस, ये इसका आंसर है, ठीक है, डन। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, कह रहे हैं ऐसा यूनिट वेक्टर निकाला जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या करो? क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, करो फिर करो, मुझे आंसर बताओ, बस ध्यान रखना कि यहाँ यूनिट वेक्टर पूछा है। ये सब प्रॉपर्टी कराने का एक तरीका है, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, मैं आप ही से ये प्रॉपर्टी निकलवाऊंगा, आप ही आंसर बताने वाले, नहीं बता रहा, और देखना एकदम सही बताओगे तुम लोग, ठीक है। तुम्हें तो एक ही चीज पता है कि सर इनका अगर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको A वेक्टर, इसको मान लेते हैं B वेक्टर। अपने को पता है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करेंगे तभी अपने को कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट AB sin
थीटा एंड उसका ये हो गया तुम्हारा n यूनिट वेक्टर। यही तो चाहिए ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मेरे को n चाहिए, तो n वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या जगह a क्रॉस b अपॉन, और मैं पता क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ मॉड लगा दूंगा और लिख दूंगा a क्रॉस, इज इट क्लियर? बचेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, तो बस यही करना है, कर लो। और इसमें दो पोलैरिटीज हो सकती है, एक प्लस की हो सकती है और एक, क्योंकि माइनस ऊपर होगा तो नीचे भी वो कट जाना है, बचेगा क्या, यूनिट वेक्टर चाहिए ना। तो यूनिट वेक्टर दो हो सकते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अरे ये प्लस का के होगा तो माइनस का के भी तो हो सकता है, तो दोनों आंसर आपके सही बन जाएंगे, इसलिए प्लस माइनस। तो ये आपका एक तरीके से मैंने फॉर्मूला बना के आपको दे दिया, किसी भी सवाल में पूछेगा तो आप वैसे इसे फॉर्मूले बनने क्या है ये तो पता है आपको, कर ही लोगे। जल्दी से आंसर बताओ। तो यहां हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k इज क्रॉस प्रोडक्ट विथ i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सीधे i से i को करना नहीं है, हम लोग j और k से स्टार्ट करेंगे। तो ये जाएगा माइनस टू i क्रॉस j क्या होता है, प्लस का k। ठीक है, फिर i क्रॉस k क्या होगा, अब ये चक्कर हो गया, i क्रॉस k माइनस का j, माइनस का j क्या, k क्रॉस i होता है प्लस j, और i क्रॉस k क्या होगा, माइनस j। ठीक है, ये जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 एंड माइनस j। ये जगह बेटा कितना, माइनस j कैप। इसमें कोई डाउट है क्या, तो आंसर बताओ फटाफट इसका, क्या बाकी करके दिखाओ। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, तो ये जाएगा j क्रॉस i माइनस k तो आएगा। फिर यहाँ जाएगा प्लस 3 ऑफ माइनस k, फिर सीधे यहाँ जाएंगे 2 पे जाएंगे, इसमें जाना नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर 3 टू 6, फिर j क्रॉस k क्या होता है, प्लस का i है ना, तो ये जाएगा 6i कैप। फिर लास्ट में k के साथ जाएंगे, तो k क्रॉस i क्या होगा, अभी तो कराया था, फिर भी बताओ k क्रॉस i क्या होगा, प्लस j। ठीक है, तो ये k यहाँ जाएगा प्लस j कैप। ठीक, उसके बाद जगह नहीं, नीचे लिखूंगा मैं। फिर k क्रॉस माइनस j क्या जाएगा, k क्रॉस j क्या होगा, माइनस i, k क्रॉस j क्या होगा, माइनस i होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस है, यहाँ एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये जाएगा प्लस का i। चलो हमने जब हर जगह सही से वैसे ही लिखा, तो यहाँ क्यों करें, इसको हम वैसे ही लिखते हैं। क्या आ जाएगा ये प्लस, और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस 1 है ना, माइनस 1 और इंटू क्या आ जाएगा बताओ, माइनस ऑफ i। सब जगह ऐसे किया ना, बाद में भी एक स्टेप बाद ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जाएगा माइनस 2k माइनस 4j माइनस 3k प्लस 6i प्लस j माइनस प्लस j। इज इट क्लियर, सही किया मैंने, में i है, अच्छा माफ करिएगा i, ठीक है, ये आई है, वहां सही लिखा है ना। ठीक है, करो आंसर बताओ फिर इसी बात में। के वाले टर्म को एक साथ कर लो, जे वाले टर्म को एक साथ कर लो, और आई वाले टर्म को एक साथ कर लो। इसका एक डिटरमिनेंट प्रोसेस तरीका भी होता है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी सिखा देंगे। अरे ये आई और ये आई, देखो 6i प्लस i। ठीक है, फिर माइनस 2k और माइनस 3k के लास्ट में करेंगे, प्लस यहाँ पे j क्या है, प्लस j माइनस 4j, और इधर क्या है बताओ, माइनस 2k माइनस 3k, यही तो है ना, माइनस 10k माइनस 3k प्लस, तो ये जाएगा 7i माइनस 3j माइनस, यही तो है रिजल्टेंट।
ठीक है, ओके, यही आया आप लोगों का? तुम्हें आया समझ में? क्या हो गया? पूछना, कुछ नहीं आया तो आया सर। कैसे किया मेरे बता? मेरा सर -5 के -3i + 7i -5 के -3i 3i + 7i 3j आएगा बेटे। 3j अच्छा मेरा राइटिंग अच्छी कर रहे हो मतलब इतना। + 7i। चलिए ठीक है, गुड। इसका एक और तरीका है, उससे कोई वो रीअरेंज कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। एक और तरीका होता है इसको, देख ये भी सीख लो, ठीक है। ऐसे केस में अगर हमें कभी करना हो तो जब हम इसको कहते हैं, पहली बात तो मैंने सिखाया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में होता है। वेक्टर को हम लोग i कैप, j कैप और k कैप को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें करना है a क्रॉस b करना है तो उसका एक तरीका होता है, आप पहले उसके यूनिट वेक्टर को ऊपर क्या कर लो, ठीक है। जो पहला वेक्टर है उसकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लो। पहला क्या है 2 3 1 2 3 1, ठीक है। देखो सेम आंसर आएगा एक बार में, दोनों चीज आपको आनी चाहिए। फिर उधर क्या है -1 दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक, ओके। अब सीखो, जब हमें i को करना है पहले यहाँ पर i लिख लो, फिर पता क्या करना है, इसको पूरा हाइड कर लो और इसको पूरा हाइड कर लो, अच्छा या ठीक है। फिर पता क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहला क्या है 6, 6 ठीक, फिर माइनस, फिर -1 +1 क्या जाएगा, -1 आएगा ना, तो -1 ऑटोमेटिकली देख फिर से +7 आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक। और एक और चीज सीखो, एक और चीज सीखो, अभी नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है तो अभी देखो तुम्हें गलत कर देंगे। ये हमेशा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, तो मतलब अगला साइन क्या लगने वाला है, समझ में आया? और फिर क्या लिखेंगे, हाँ ये रूल होता है, अभी इतना सब सेटल हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट जब पढ़ोगी ना मैथ में तो वहां सीखोगी, ठीक है। ये वाला रूल तो सिखाया नहीं गया, हम सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, ओके। ठीक। फिर उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली फिर से इसको हाइड करना है, देखो जिसका हमें निकालना है उसको पूरा हाइड कर देना है, तो ये पूरा हाइड कर लेंगे और ये पूरा हाइड कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से आपको आंसर आएगा, लेकिन इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किसको करेंगे, 2 × 2 को करेंगे। हाँ तो आप, क्योंकि ये अभी ये देखो जो तुमने सीखा होगा, तुमने सीखा होगा प्लस प्लस करके चलेंगे, है ना। फिर उसमें सिखाया होगा फैकल्टी में कि ऑर्डर फिर चेंज कर देते हैं, फिर पहले हम लोग इसको नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। छोटी सी बात होती है, ये माइनस साइन लग जाने से आपको दिमाग नहीं लगाना, आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करते चल रहे हो, ठीक है। हाँ वो आएगा तो वही, हाँ तो मैडम ये +4 आएगा और ये आ जाएगा -1, ठीक है। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये बन जाएगा -4j, वो बन जाएगा +j, तो फिर से हम लोग को मिला ना -3j। हाँ -1 कैसे आया, 1 × 1 ही होगा बेटा, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं समझ गई। सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा 2 वैल्यूज को, ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिक देखो ये +3 दिख रहा है, जैसे ब्रैकेट ओपन करेगा ये -3j बन जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में फिर से क्या लगेगा +3, ठीक है। और अब इसको हाइड करेंगे और अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करके -2 और 3, -2 और 3, -2 -3 बेटा, फिर से -2 और -3, तो -5 आ गया। तो ये वाला ज्यादा आसान था। अब ये तो पता है मुझे, लेकिन ये सिखाना, कैलकुलेशन कैसे सीखोगे, शॉर्टकट जान जाओगे तो तुम कभी ये जिंदगी में नहीं करोगे, इसलिए तो करवा रहे हैं। तो जो तुम्हें आसान लगे वो करो, बस टाइम बचा लेना पेपर में, ठीक है। ये भी पता है ये आसान नहीं लगता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन लगता है, तो 2-3 बार कर लोगे तो उसको छोड़ दोगे तुमको दी, क्योंकि ये तुरंत आंसर देगा, टाइम बचेगा तुम्हारा। बस वापस से रिपीट कर लेना। पहले वाले में देखो कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले यहाँ हमेशा याद रखो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या है, हमेशा पहले हम इधर से करेंगे, लास्ट कॉलम जो भी सेकंड कॉलम होगा उसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद माइनस ऑफ जो भी वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई करके, तो 2 3 जा 6 +6 माइनस ऑफ -1 × -1 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका सीख लो, एक बार और देख लो। फिर जे को हाइड किया और यहाँ देखो इस पूरे कॉलम को हाइड किया और इस पूरी रो को हाइड कर दिया, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको नहीं पता है, ठीक है। फिर बचा क्या, ये 4 वैल्यूज बची, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इधर से स्टार्ट करना, लास्ट कॉलम से। मैंने क्या सिखाया, तो 2 2 जा 4, बाहर आपका -j लगा हुआ है, जो रूल है वो प्लस माइनस प्लस,
फिर ब्रैकेट लगाया 4, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस ऑफ फिर से 1 into 1 1 आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस के, फिर प्लस के करेंगे, ये गया, ये क्या बचा, क्या ये 4 वैल्यूज, ठीक है। फिर से यहां गलती तुरंत हो जाएगी, अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो उसका कभी आंसर ही नहीं आएगा, वो +5 लेके चलेगा। देखो ना, एक सिली मिस्टेक है, तुम्हारा आंसर गलत, देखो +3 और फिर यहाँ 5 तो मिल जाएगा लेकिन वो साइन गलत हो जाएगा। देखो -2 है तो +3 माइनस ऑफ -2 +2 बन जाएगा, और 3 + 2 5 हो जाएगा, और ये +5 के दिखने लगेगा, आंसर गलत। तो हमेशा क्या करना है, आखिरी वाले कॉलम से स्टार्ट करना है, तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, चलिए पढ़ने से। फिर -3 क्या आ जाएगा, -5, समझ में आ गया, -5 के समझ में आ गया, ये है सही तरीका, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये नहीं करो, यहाँ पे एंगल निकालना है, करो मेहनत, ये कर लोगे, इतना क्वेश्चन में डन नहीं है, आसान है, कंसेप्ट पकड़ के चलो अपने, बस बार बार। ABC 3 वेक्टर दे दिए, पहले वाले में एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन के लॉ सारे भूल गए होगे, चलो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। अच्छा, इस बार A क्रॉस भी ना वो आपका डिटरमिनेंट वाले प्रोसेस से करना, हाँ वही तो, उससे करना, देखा एक लाइन में आ जाएगा। चलो पहले वही कर लो तुम लोग, A क्रॉस भी बताओ मुझे, 1 मिनट के अंदर बताना है, लेकिन जल्दी जल्दी करो, मैं लिख दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, हेल्प कर दो। A क्रॉस भी करना है ना, तो ये हो गया तेरा I हो गया, J हो गया, K, फिर यहाँ 1 2 3 ये -1 +1 एंड +4, अब कर दो ये प्लस माइनस प्लस, अब करके बताओ। अच्छा, एक चीज मैंने और सिखाई थी कि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, तब तो एडिशन करना बहुत आसान है, हम लोग ने एडिशन अभी तो किया था, अभी एडिशन नहीं किया हम लोग लास्ट वाले केस में जब हम लोग कर रहे थे, तो एडिशन करना तो बहुत आसान है, I को I से जोड़ो, J को J से जोड़ो, और K को K से जोड़ो। तो एक तो यहाँ कह रहा है कि भैया पहले एक बी सी सम करो और A क्रॉस B निकालो, इन दोनों वेक्टर का आप इनके बीच का एंगल बता दो। तो मैंने मान लिया लेट P वेक्टर रिप्रेजेंट A प्लस B प्लस C एंड Q वेक्टर रिप्रेजेंट्स A क्रॉस B एंड P वेक्टर एंड Q वेक्टर के बीच का हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। हो गया -7j + 3k, ठीक है, 5 -7j + 3k, ठीक है, वेरी गुड। अब निकालिए, ये तो आपने निकाल लिया A क्रॉस B, मतलब आपने क्या निकाल लिया, Q वेक्टर निकाल लिया ना, मैंने Q माना है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर क्या है, P वेक्टर, दैट इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस B, ये भी तो कर सकते हो, ये तो वर्बली कर सकते हो, I -I कट गया मतलब +3i, पहला आ गया 3i, फिर 2j + j 3k -, 0 हो गया, फिर बचेगा क्या, 3k + 4k 7k -12k -5k आ गया, ये हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया। और बताओ, और कुछ करना है, अब निकालो एंगल, निकालो एंगल, कैसे निकालोगे, एंगल जोड़ना बता रहे हैं हम, एंगल आप निकाल के बताओ मुझे, वो भी आपको आता है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ कर लो। कई तरीके हैं तुम्हारे पास निकालने के लिए, एक तरीका नहीं है, तो कई तरीके। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू AB sin थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन AB, है ना, लेकिन उसमें वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, बड़ा ही सिंपल, मुझे एक फॉर्मूला मिल गया जिसमें मुझे डायरेक्शन का टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। P वेक्टर डॉट will give me PQ cos theta and cos theta is equal to P vector dot Q vector upon PQ, कर लो जो करना है यार। अब ये ना कहना कि डॉट प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे इसका और उसका, कहाँ गया ये,
क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है 1 होता है। और आई डॉट जे 0 होता है। तो मतलब सिर्फ आई वाले को देखना और फिर के वाले को देखना, जे वाला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। लो भाई ये भी कर दिया तुम्हारे लिए मैंने, देखो 3 5 जा 15 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, 5 3 जा 15 माइनस, अरे ये तो 0 आ गया बॉस, काम ही खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं, ये तो पूरा 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 तो बात ही खत्म। और cos थीटा 0 कब होता है, So cos theta 0 कब होता है? आंसर आ गया, थीटा इज 90 सॉल्व। हमने कुछ किया ही, ठीक है, बस प्रैक्टिस कर लोगे सब कर लोगे, जैसे यहाँ कर ले रहे हो वैसे घर पे कर लोगे, पेपर में भी कर लोगे। पेपर में बस थोड़ा सा तुम लोग मतलब इम्पेशेंट और बहुत जल्दीबाजी में रहते हो, नहीं तो सारे क्वेश्चन हो जाए। प्रेशर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, पेपर में भी यही टेम्परामेंट होना चाहिए जो क्लासरूम में है। अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है बस। आगे बढ़ गया, आगे तो खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो ये था आपका वेक्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, सारी चीजें मैंने सिखा दी, क्वेश्चंस भी लगवा दिए। अब आप इसके ऊपर मॉड्यूल से ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइए और डाउट पूछिए, ठीक है। और पीवाईक्यू का क्यूएनए करेंगे तो उसमें फिर से एक बार देख लेंगे वेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ज्यादातर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो चैप्टर्स आएंगे, आगे चैप्टर्स आएंगे मोशन प्लेन, उसके अंदर वेक्टर का यूज जब होगा, और आगे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, उसमें वेक्टर का यूज होगा, टॉर्क जहां आएगा वहां वेक्टर यूज होगा। तो हर जगह यही सारे लॉज को दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। वेक्टर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन क्रॉस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे अगर वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज को हम अदर चैप्टर में यूज करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। सर वो